हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रजामंडलों के योगदान, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर और भरतपुर के विशेष संदर्भ में जो था उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना। तो राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान मध्य भारत सभा राजस्थान तथा मध्य भारत की देसी रियासतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में काफ़ी सफल रही। मार्च 1920 में राजस्थान मध्य भारत सभा में अपने अजमेर अधिवेशन में यह निश्चित किया कि सब देशी राज्यों की एक बड़ी परिषद की स्थापना की जाए। इसी सभा के तत्वावधान में 27 दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का दूसरा, तीसरा और चौथा अधिवेशन क्रमशः बम्बई 1922 में, कानपुर 1925 में और बम्बई 1933 में हुआ। 1927 ईस्वी के बाद अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद के अधिवेशन समय समय पर होते रहे और 1945 में उदयपुर अधिवेशन के अलावा सभी अधिवेशन ब्रिटिश भारत में ही हुए। 1937 में राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद की हम बात करें तो 1937 ईस्वी में जब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने अपना संविधान बना लिया तो एक बार पुनः राजस्थानी राज्यों की एक क्षेत्रीय परिषद का गठन करने का प्रयास किया गया, परंतु राजस्थानी नेताओं के दृष्टिकोण में सामंजस्य न होने के कारण यह प्रयास भी विफल रहा। अब हम बात करें प्रजामंडलों की स्थापना तो सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, परंतु इस संस्था ने अपनी गतिविधियों को शुरू करने में राजस्थान की जनता की सामाजिक आर्थिक समस्याओं तक ही सीमित रखा। 1938 ईस्वी तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। राजस्थान के राजनीतिक कार्य को हाथ में लेने का सबसे पहला प्रयास मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में जोधपुर में की गई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की और अलवर राज्य प्रजामंडलों की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। हेलो, अब हम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जन आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल या उदयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं। मेवाड़ राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य रहा। इसे इसकी राजधानी के नाम से उदयपुर राज्य भी कहा जाता था। इस राज्य में जन आंदोलन बहुत पहले ही शुरू हुए। बिजोलिया सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन की आंशिक सफलता से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने अप्रैल 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसका मुख्य ध्येय जनता के अधिकारों और संवैधानिक सुधारों की मांग करना था तथा प्रजा के आर्थिक कष्टों को दूर करने का प्रयास करना था। अब हम बात करें बिजोलिया आंदोलन के बूंदी के प्रजामंडल की स्थापना। तो बिजोलिया आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक के बार बार बूंदी आने जाने के फलस्वरूप बूंदी की जनता में भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उन्हें भी अपने कष्टों और सुविधाओं की तरफ ध्यान देने का अवसर उपलब्ध हुआ। 1931 ईस्वी में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई और इस प्रजामंडल ने नागरिक अधिकारों तथा राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना पर जोर देना शुरू किया। अब हम बात करें कोटा की तो कोटा राज्य में 1918 से ही थोड़ी बहुत हलचल शुरू हो गई थी। राज्य के कुछ बाबुओं और अधिकारियों ने मिलकर इस वर्ष में प्रजा प्रतिनिधि इस सभा की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य जनता के कष्टों को महकमा खास के सामने प्रस्तुत करना था। 1926 ईस्वी में कोटा, बूंदी और झालावाड़ के राज्यों में राजनीतिक जागृति लाने और सुधारों की मांग उठाने के लिए हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व के अभाव में यह संस्था कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकी। अब हम 1947 में झालावाड़ में पहली बार प्रजामंडल की प्रथम सभा हुई और राजा से सुधारों की मांग की गई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
अब हम सिरोही राज्य प्रजामंडल जो है वो मुख्यतः गोकुल भाई भट्ट की देन थी और 26 जनवरी 1945 ईस्वी को डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब हम पूर्वी राजस्थान में जन आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहले अलवर की बात करते हैं। 1938 ईस्वी में हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने मिलकर अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य भी अन्य प्रजामंडलों के समान ही था। दिसंबर 1938 ईस्वी में राज्य के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी में एक सभा की और गोपी लाल यादव की अध्यक्षता में भरतपुर राज्य मंडल की स्थापना की। अब हम बात करें धौलपुर और करौली की तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 से ही धौलपुर राज्य में जन जागृति का काम शुरू कर दिया था, परंतु सरकार ने न केवल आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार किया अपितु उन्हें कठोर सजाएं भी दी। इस प्रकार इस जन जागृति के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई और जन आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हुआ। राजपूताना की अन्य रियासतों की भांति जयपुर की जनता में भी राजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध असंतोष व्याप्त था और 1921 में असहयोग आंदोलन ने यहाँ के लोगों को प्रभावित किया और राज्य में सेवा समितियों की स्थापना हुई। कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में जनता के राजनीतिक आंदोलन को सामाजिक आर्थिक प्रवृत्तियों की तरफ मोड़ने की दृष्टि से 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने का निश्चय किया गया। इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल की नींव पड़ी और प्रारंभ में इसने अपनी गतिविधियों को सामाजिक सुधारों की मांग तथा खादी के प्रचार तक सीमित रखा। 1938 ईस्वी तक न तो प्रजामंडल ने अपने आप को किसी राजनीतिक कार्य में संलग्न होने दिया, ना ही अपना कोई विधान बनाया, इसलिए इसका कार्य भी बहुत शिथिल रहा। हाँ, 1937 ईस्वी में किसान सभा का प्रजामंडल में विलय होने से इसकी शक्ति अवश्य बढ़ गई थी और 1938 में जमनालाल बजाज प्रजामंडल के अध्यक्ष और पंडित हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री बने। शास्त्री जी के पास कार्यकर्ताओं की एक अच्छी टोली थी जिन्होंने जीवन कुटीर संस्था के अंतर्गत सेवा कार्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। अतः शास्त्री जी ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया और इसके नियमित वार्षिक अधिवेशन आयोजित करने का निश्चय किया। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की जोरदार लहर उठी और उसने देशी राज्यों की चेतना को जागृत कर दिया। वहाँ की जनता अपने कष्टों तथा राजनीतिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनती चली गई। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हो गई। इसके बाद अन्य राज्यों की भांति राजपूताना के विविध राज्यों में भी प्रजामंडलों की स्थापना हुई और प्रजामंडलों ने अपने सीमित साधनों के साथ ही बहादुरी के साथ राजाओं की निरंकुश सत्ता से लोहा लिया और जन आंदोलन चलाया। इन आंदोलनों के दौरान लोगों को अनेक प्रकार के पुलिस जुल्मों को सहन करना पड़ा। कईयों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, परंतु प्रजामंडल आखिर तक मैदान में डटे रहे और उत्तरदायी शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। उनके समर्थन से राष्ट्रीय आंदोलन को भी बल मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकांश राजाओं ने प्रजामंडलों के जन आंदोलनों से भयभीत होकर ही भारतीय संघ में मिलना स्वीकार किया था। इस दृष्टि से प्रजामंडल देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसके साथ ही साथ प्रजामंडलों ने अपने अपने राज्यों में सामाजिक सुधारों, शिक्षा के प्रसार, बेगार प्रथा के उन्मूलन और अन्य आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें संदेह नहीं कि प्रजामंडलों ने राजस्थान में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न किया तथा विकसित करने में अपनी अहम भूमिका अदा की।